वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में मैं राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। जो मैथ के क्वेश्चन आपको क्विज में दिए गए थे शाम को, उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूं। आपको लग रहा होगा कि ये जीएस वाला आदमी कहां से आ गया मैथ पढ़ाने, है ना? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं। मैथ मेरा मेन सब्जेक्ट था कभी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मैथ नया है। इंटरेस्ट जीएस में होने के कारण मैं उसको पढ़ाता हूं। याद रखिएगा कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे थीम क्या होगा, पहले उसको समझ लेते हैं। आज पहली क्लास है, हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, ठीक? तो कोऑपरेट करिएगा, ध्यान देंगे मेरी बात को कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा मैथ, यकीन मानिए मेरा आपको कलम कॉपी नहीं उठाना पड़ेगा। जिस चीज की आवश्यकता है आज के डेट में, कलम कॉपी नहीं उठाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगला सवाल कैसा बनेगा, किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सवाल को देखते ही आप समझ जाओगे कि यह सवाल को टच करना है या नहीं टच करना है। यह सबसे बड़ी खास बात है, पता है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जब आप मैथ के क्वेश्चन लगा रहे होते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती पता है? दो चीजें। एक तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी होनी चाहिए, दूसरी चीज कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है यह भी पता होना चाहिए। आप एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफी लंबा समय लेते हैं, उसका भी उतना ही नंबर मिलता है जो क्वेश्चन बड़े आसान से छोटे से होते हैं। तो हमें जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन लंबा है, कौन सा क्वेश्चन जल्दी नहीं आएगा, किस पर ज्यादा समय लगेगा और किस पर कम समय लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिफाई कर पाने की क्षमता आपके अंदर विकसित होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसको देखते ही, सवाल को देखते ही, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर में कम से कम 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके अंदर इस 60% क्वेश्चन को हल करने की क्षमता नहीं है बिना कलम कॉपी उठाए ना, तो लिख के ले लो, कभी पास नहीं होंगे। पास तभी होंगे आप जब आप एग्जाम में इन 60% क्वेश्चंस को बिना कलम कॉपी उठाए हल कर देंगे। और मैं आपको वही तरीका बताने आया हूं, और मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको पूरे किसी चैनल पर, कहीं पर भी, किसी किताब में, किसी चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाला है। मैंने खुद इसको डेवलप किया हुआ है इस आधार पर कि आप इसको समझ सके। और जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरा अरिथमेटिक का ज्ञान है। अगर आप इसको कायदे से पढ़े ना, तो यकीन मानिए मेरा, अरिथमेटिक में कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। मैंने ऑफलाइन कई बार इसको पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण कभी कभी शुरुआत किया लेकिन खत्म नहीं कर पाया कभी, ठीक है? तो आइए अब शुरू करते हैं इसको, और सारे की सारी चीजों को समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आप एक चैप्टर के नहीं, कई चैप्टर के जो है बादशाह बन जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बने रहिएगा अंत तक और आपको ये समझ में आ जाएगा आज ही मैथ पढ़ते कैसे हैं। तमाम बड़े बड़े होंगे, आपने बड़े बड़े मैथ के टीचर देखे होंगे, लेकिन आज जो आपको कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है, आपको जब समझ आ जाएगा, थोड़ा सा देर लगेगा समझने में, लेकिन जब एक बार समझ आ जाएगा तो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है? और इसको जो मैंने नाम दिया हुआ है, जो तरीका मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है, ध्यान देंगे, तराजू विधि। जिसने तराजू विधि पर मास्टरी कर ली, जो तराजू विधि जान गया ना, यकीन मानो मेरा, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है मैथ में, खास करके अरिथमेटिक में। तो आइए समझते हैं। और बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इंप्लीमेंटेशन उसका सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका इंप्लीमेंटेशन जानते नहीं हो, थोड़ा सा समय लगेगा। आइए देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ये एक तराजू है। क्लियर? तराजू के दो पलड़े होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे। एक पलड़ा मान लेते हैं, इस पलड़े को n1 और इस पलड़े को मान लेते हैं n2। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात। और यहां पर एक डंडी लगी होती है जो उठाता है इसको। क्लियर है? इस डंडी को हम मान लेते हैं AW। ठीक, ध्यान समझिएगा मेरी बात। अभी जो ये तराजू विधि की शुरुआत जो होने जा रही है, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत होगी मिश्रण से। और ये शुरुआत मिश्रण से होने के बाद टाइम स्पीड में भी जाएगा, टाइम डिस्टेंस जो है स्पीड डिस्टेंस उसमें भी जाएगा, उसके बाद औसत में भी जाएगा, उसके बाद आपका जो है ये लाभ हानि में भी जाएगा, ब्याज में भी जाएगा, सब में घुसेगा ये। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? मिश्रण से करेंगे। कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बात करेंगे मिश्रण की, या जो मिक्सचर होता है, एलिगेशन होता है, मिश्रण हमेशा ध्यान देंगे दो चीजों का होता है, दो वस्तुओं का होगा, दो अलग अलग तरह के वस्तुओं का होगा, या एक ही तरह के दो अलग अलग क्वालिटी का होगा। जैसे या तो 30 रुपए किलो का चावल 70 रुपए किलो के चावल के साथ मिला दिया जाएगा, एक ही वस्तु है मिलाया जा रहा है, या शराब के साथ पानी मिला दिया जाएगा, दो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक, ध्यान दीजिए, एक तरफ दो अलग अलग चीजें हैं, या एक ही चीज दो अलग अलग क्वालिटी की मिलाई जाती है। तो ध्यान देंगे, मिश्रण की खास बात जो होती है, दो चीजें मिलाई जाती हैं। तो जो दो चीजें मिलाई जाती हैं उनकी अपनी कुछ मात्रा होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार इस पे मास्टरी कर लिया ना, इस तराजू विधि पर, कभी भी पूरे लाइफ में आपको अरिथमेटिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी। समझो खाली, मात्रा एक होता है मात्रा किसी वस्तु का, दूसरी वस्तु में जिसके साथ मिलाएंगे उसकी भी कुछ मात्रा होगी। ठीक, जिस वस्तु को मिला रहे हैं उसका कोई न कुछ दाम होगा, मूल्य होगा। ठीक है, यही दाम जब आप चाल समय में जाएंगे तो दर हो जाता है, ब्याज में जाएंगे तो दर हो जाएगा, आएंगे उस पर। अभी यह मात्रा वस्तु है, उस वस्तु की मात्रा होगी, उस वस्तु का दाम होगा, दूसरी वस्तु होगी, दूसरी वस्तु का भी कुछ न कुछ दाम होगा। तो पहली वस्तु को दाम 1, दूसरी वस्तु को, पहली वस्तु की मात्रा 1, दूसरी वस्तु की मात्रा 2, दूसरी वस्तु की मात्रा दाम 2। अच्छा, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक नया दाम मिलेगा, उस दाम को W दाम लिख देते हैं। क्लियर, दाम W लिख देते हैं, औसत। दोनों को मिलाएंगे तो एक मात्रा भी आएगी, मात्रा क्या होगी? इसका जोड़ होगा। तो यह बेहद आसान हो जाता है, इसलिए कभी इसको पूछता नहीं आपके इम्तिहान में। कुल मिलाकर के पूरे मिश्रण की खास बात देखिएगा, दो चीजें मिलाई जाएंगी, पहली चीज की कुछ मात्रा होगी, उसका कुछ दाम होगा, दूसरी चीज की कुछ मात्रा होगी, उसका कुछ दाम होगा। दोनों को मिलाएंगे तो जो मिश्रण होगा उसका भी कुछ दाम होगा। समझ पा रहे हैं? और जब दोनों को मिलाएंगे तो जो मात्रा होगी इन दोनों का योग होगी। क्लियर? अब इसी चीज को समझने के लिए ध्यान दीजिए, मात्रा को n से डिनोट कर देते हैं तो n1, ये n2, दाम को a से डिनोट कर देते हैं तो ये हो जाएगा a1, a2, aw। क्लियर? तो क्या फिगर बना देखो, ये फिगर बना, ये h दिख रहा है, यहां आपका a1 पहले वस्तु का दाम, n1 पहले वस्तु की मात्रा, a2
दूसरे वस्तु का दाम n2 दूसरे वस्तु की मात्रा, दोनों को मिला दिया AW। क्लियर है? ये पांच वेरिएबल, पांच चर राशियां ये जो है आपको मिलेंगी पूरे मिश्रण में। अभी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके इम्तिहान में सवाल कैसा कैसा पूछ सकता है, पहले उसको देखते हैं। देखिए, ये जो पांच चीजें दी हुई हैं, इन्हीं में से कुछ पूछता है आपसे। देखिए कैसे सवाल पूछ सकता है। देखिएगा पहले सवाल कैसे पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तराजू विधि की खेल को पूरा समझेंगे। देखिए होगा क्या, पहला सवाल यह पूछ सकता है आपसे, इन दोनों को पूछ सकता है, ये तीनों दे देगा, ये तीनों दे देगा और ये दोनों पूछ लेगा। यानी देखिए टाइप 1 जो सवाल बनेगा उसमें A1 दिया होगा, A2 दिया होगा और AW भी दिया होगा। पूछेगा क्या? पूछेगा N1 और N2 आपसे पूछेगा, N1 और N2 आपसे पूछ सकता है। समझ पा रहे हैं बात आप? ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल क्या होगा? देखिए अब उसके बाद जितने सवाल होंगे कैसे बनेंगे, बाकी चारों दिए जाएंगे। देखिए अगर ये पूछा तो बाकी चारों दिया रहेगा, और अगर ये पूछा, ये जिसको मैं ढक रहा हूं, अगर उसको पूछा तो बाकी ये चारों दिया जाएगा। और अगर ये वाला पूछा, ये जिसको ढक लिया मैंने, AW पूछ लिया तो बाकी चारों दिया रहेगा। अगर A2 पूछ लिया तो बाकी के चारों दिए रहेंगे, और अगर A1 पूछ लिया तो बाकी के चारों दिए रहेंगे। तो सवाल कैसे कैसे बनेंगे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? तो देखिए अगला टाइप क्या बन सकता है। अब की बार आपसे पूछ सकता है, N1 पूछ सकता है। देखिए या तो N1 पूछेगा, या पूछेगा N2, या पूछेगा A1, या पूछेगा A2, या पूछेगा AW। इसके अलावा और कुछ बनता नहीं है मिश्रण में, ध्यान देना। यही है सवाल, इसी को लैंग्वेज घुमाता रहता है, खाली खाली घुमाएगा लैंग्वेज, समझने का फेरा है। ठीक है, और बताएं, मैं बता रहा हूं आपको, तराजू विधि पढ़ते ही आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। गुणा भाग जो होगा बेहद आसान सा गुणा भाग होगा, मुंहजबानी होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर N1 पूछ रहा है तो बाकी चारों दिया होगा। कौन कौन सा? A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, AW दिया होगा और N2 दिया होगा। अगर N2 पूछ रहा है तो A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, AW दिया होगा, N1 दिया होगा। A1 पूछेगा तो A1 छोड़ के सब दिया रहेगा। कौन कौन सा? A2 दिया रहेगा, AW दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा, N2 दिया रहेगा। A2 पूछेगा तो A1 दिया रहेगा, AW दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा, N2 दिया रहेगा। जब AW पूछेगा तो ध्यान देंगे, A1 दिया रहेगा, A2 दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा, N2 दिया रहेगा। इसके अलावा मिश्रण में और कुछ बनता ही नहीं है, समझे? इसी पर अब मैं आपको पढ़ाते समय दिखाऊंगा कि कैसे सारे के सारे पूरा अरिथमेटिक है, कैसे इसी पर नाचता कैसे है। ठीक है, बस इसको आपको समझ लेना है। आइए पहले समझते हैं क्या है तराजू विधि। ठीक, इस पूरे मिश्रण के खेल को पूरा तराजू से हम तौल देंगे और फिर उसको तराजू से लगाएंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, तराजू को आपने देखा ही होगा, है, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया है, उसमें सामान रखो। ये वाला तराजू, ये वाला तराजू जिसमें दो
पलड़े लगे होते थे, बीच में एक रस्सी लगी होती थी उठाने वाली, है देखे ही होंगे आप लोग। उसमें एक पलड़ा को N1 मान लो, एक पलड़ा को N2 मान लो। क्लियर? और जो उठा रहा है बीच में डंडी है उसको AW मान लो। ठीक है, आज पहली क्लास होने के नाते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के नाते हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं। ध्यान देंगे यहां पर आप एक बात समझिए हमारी, मैं आपसे कहूं अगर कि पहले पलड़े पर देखिए, इस पलड़े पर 2 किलो रख दें और इस पलड़े पर भी 2 किलो अगर रख दें और अगर उठाएं तो पलड़ा N1 झुकेगा या पलड़ा N2 झुकेगा या दोनों बराबर रहेगा? तो जवाब आपका यही आएगा कि दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर रहेंगे, है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे सवाल क्या है सुनिएगा, और उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा अपने आप को जवाब देना। ठीक, जवाब सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। अगर इस पे 2 किलो और रख दिया जाए, पलड़ा N1 पर 2 किलो और रख दिया जाए और उसके बाद तराजू उठाई जाए, तो कौन सा पलड़ा झुकेगा? सबको पता होगा पलड़ा N1 झुक जाएगा क्योंकि यह भारी हो गया है। एग्जैक्टली क्लियर? अब मेरा सवाल शुरू होता है। मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्या करें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्या करें कि पलड़ा जो N1 झुका हुआ है वो पलड़ा बराबर हो जाए। ऐसा क्या करें कि बराबर हो जाए? और शर्त क्या है? शर्त यह है कि न तो इस पलड़े पर कुछ रखना है और न ही इस पलड़े से कुछ उठाना है। मतलब पलड़े को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पलड़े पर, इस पर 4 किलो है, इस पर 2 किलो है, आप इसको छू नहीं सकते, इस पर न कुछ डाल सकते हो न कुछ हटा सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको दोनों पलड़े बराबर करने हो तो बराबर कैसे करेंगे? बात समझ में आ रहा है? यहीं पर सारा खेल छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे जब आप, मैंने प्रैक्टिस करके इसको समझा है और वो मैं आपको समझा रहा हूं। और अगर आप भी समझ लिए, यकीन मानो मेरा, आपके लिए किसी भी एग्जाम में मैथ काफी आसान हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। जब देखिए पलड़ा को आपने उठाया है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, उसको बराबर करने के लिए उपाय क्या है पता है? आपने डांडी मारना देखा है? डांडी मारता हुआ सुना? ये जो चोरी करता है ऐसे उठाता है, ऐसे दबा देता है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां 4 किलो है इस पलड़े पर और इस पलड़े पे 2 किलो है, अगर इसको बराबर करना है तो एक ही उपाय है कि यही जो डंडी है इस डंडी को इधर कर दो। अगर इस डंडी को इधर कर दिए तो उठाएंगे तो पलड़ा बराबर हो जाएगा। इस पे और 2 किलो चढ़ा दिए तो इस डंडी को और इधर लाना पड़ेगा। और 2 किलो चढ़ा दिए, डंडी को और इधर लाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। जितना चढ़ाते जाएंगे उतना इस डंडी को इधर लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, यही सारा खेल है। जैसे जैसे इस पलड़े का भार बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो दूरी है वो दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही सेम देखिए, सेम ऐसे ही देखिए, अगर ऐसा होता कि इधर का पलड़े पर इधर 2 किलो रख करके इधर जो है 2 किलो 2 किलो 2 किलो बढ़ाते जाए तो ये
पलड़ा भारी हो जाएगा और इस डंडी को इधर खिसकाना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे ये पलड़ा भारी हो रहा है वैसे वैसे डंडी के इधर वाली जो दूरी है वो दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इतना आप समझ पाए ना? अगर इतना समझ गए तो सारा खेल क्लियर है। तराजू तो आप इस्तेमाल किए हो, हम बता रहे हैं गारंटी के साथ। पूरा यूट्यूब सर्च मार लेना और पूरा जो है पूरे भारत में खोज लेना, कहीं पर भी आपको ये तरीका बताएगा नहीं। ठीक, इधर देखिए, ये देखिए तराजू है। अब हमने ये चीज प्रूफ कर दिया है आपको कि ये जो पलड़े पर भार होगा, ये भार जिम्मेदार है इस दूरी के लिए, और ये वाला भार जिम्मेदार है इस दूरी के लिए, ये दूरी के लिए। डंडी के इधर वाली दूरी इस भार से जो है बराबर के है, और डंडी के इधर वाली दूरी इस भार के बराबर है, मतलब अनुपात में है। बराबर नहीं कहेंगे, अनुपात में है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसी वैसी ये दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी। यानी ध्यान दीजिए, अगर इसे n1 मान लें, इसे n2 मान लें, इसे AW मान लें, समझ पा रहे हो बात आप? तो AW के इधर वाली दूरी के लिए ये जिम्मेदार है, पलड़ा है, ये पलड़ा है ना, उठाए हैं। तो इधर वाली दूरी के लिए इधर वाला पल्ला जिम्मेदार है, इधर वाली दूरी के लिए इधर वाली दूरी के लिए इधर वाला पल्ला जिम्मेदार है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जोड़ रहे हैं, इस तराजू को जोड़ेंगे मिश्रण के साथ। ठीक, तो क्या करेंगे अब देखिए। अब ये हो गया आपका मिश्रण। देखो ऐसे था मिश्रण ना, तराजू को बना दिया मिश्रण। अब क्या होगा? अब देखो यहां पर A1 लिखा जाएगा और यहां A2 लिखा जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु यहां रखी हुई है, जो तौल रहे थे, जो वस्तु यहां रखी हुई है उस वस्तु का यह दाम है, और दूसरे पलड़े पर जो वस्तु रखी गई है ना उस वस्तु का यह दाम है, और दोनों को मिलाएंगे। ये डंडी जहां जाके रुकेगी, वो डंडी दोनों को मिलाने के बाद जो दाम आता है वो दाम है ना। तराजू इस्तेमाल किए हो खूब, अभी समझना तराजू का खेल। अब देखिए, बात समझिए, आप ये जान चुके हैं कि यह बराबर यह बराबर यह। एक चीज यहां आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि यह संख्या रेखा है। मान लिया जाए ये क्या है, एक रेखा है जिसे संख्या रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये दूरी कितनी होगी, देखिए ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये n2 के बराबर है कि नहीं? तो n2 बराबर क्या होगा? ये दूरी n2 बराबर यही होगा ना। अब ये कितना आएगा, इसको समझिए इसको। ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। समझिए, एक आदमी 4 किलोमीटर चल के खड़ा है। A1 कई किलोमीटर चल खड़ा है? 4 किलोमीटर। AW 15 किलोमीटर चल के खड़ा है, और A2 जो है ये मान लो 5 किलोमीटर। A1 5 किलोमीटर चल के खड़ा है, AW 15 किलोमीटर चल के खड़ा है, और A2 30 किलोमीटर चल के खड़ा है। समझना मेरी बात? तो A1 और AW के बीच की दूरी कितनी होगी? A1 खड़ा है, कितनी दूरी चला है? 5 किलोमीटर। AW कितना चला है? 15 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई?
15 में से 5 घटाएंगे, यही तो दूरी होगी। 15 माने क्या? AW, AW में से क्या घटाया? A1। तो ये जो दूरी है ये होगी AW माइनस A1। समझ पा रहे हैं? है ना? सारा खेल यहीं पर है। इसको एक बार समझ लिया फिर सब कुछ एकदम जो है मजा आ जाएगा आपको। ये वाली दूरी कितनी होगी? है देखो, एक आदमी 15 किलोमीटर चल के खड़ा है, 15 किलोमीटर चला है और खड़ा है। दूसरा आदमी 30 किलोमीटर चला है और खड़ा है ना? तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? 30 में से 15 घट जाएगा, मतलब इसमें से ये घट जाएगा। 30 में से 15 गया, 15 आएगा, यानी A2 में से AW घटाएंगे तो आंसर आएगा A2 माइनस AW। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आया हो तो दोबारा रिवाइंड करके आप देखना इस बात को कि ये जो दूरी है AW में से A1 घटाने पे ये दूरी आएगी, और ये जो दूरी है इसमें से इसको घटाने पे ये दूरी आएगी। क्लियर? तो देखिए N2 और N1 का मान, N2 का मान क्या आएगा? AW माइनस A1। N1 का मान क्या आएगा? N1 का मान ये है A2 माइनस AW। क्लियर? अब देखिए ये आपका N2 था और ये N1 है, यहां तक N2 यहां तक N1, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा आएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, N1 धन N2 बराबर क्या होगा? N1 धन N2 बराबर क्या होगा, इस बात को समझते हैं। तो N1 धन N2 मतलब एक आदमी 5 किलोमीटर चल के खड़ा है, दूसरा आदमी 30 किलोमीटर चल के खड़ा है, तो अंतर कितना होगा? 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 आएगा, यानी A2 बराबर 30 मान लें, A1 बराबर 5 मान लें, तो क्या आएगा? A2 माइनस A1। क्लियर है? तो यहां N1 धन N2 बराबर क्या आएगा? A2 माइनस A1। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर है? यही सारा खेल है। शुरुआत के जो टाइप हैं, ये वाले जो टाइप है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, ये तीनों टाइप बेहद आसान है। इन तीनों टाइप को आप अन्य तरीके से भी लगाएंगे तो भी आपको आसानी से आएगा, लेकिन इसके बाद के तीनों टाइप असली खेला करते हैं जो आप लगा नहीं पाते हैं, और उसको लगाने के लिए आपको ये विधि अगर पता है तो मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब एकदम स्पष्ट क्लियर होता हुआ फिगर कि क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। क्या स्पष्ट हुआ अभी तक कि अगर मिश्रण का फिगर बनाएं तो कुछ यूं बनता है ना, जिसमें ये वाला A1 पहले वस्तु का दाम A1, दूसरे वस्तु का दाम A2, पहले वस्तु की मात्रा N1, दूसरे वस्तु की मात्रा N2, और ध्यान देंगे दोनों को मिलाने पर जो आता है वो AW आता है। क्लियर है? यहां से N1 का मान ये है, N1 बराबर ये दूरी के है, N2 बराबर इस दूरी के है, और N1 धन N2 बराबर इस पूरे की दूरी के है। वही मान निकाल करके यहां रखा गया है। क्लियर है? अब आइए, आपको मैंने 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन 8-10 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मुंह जवानी अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। शुरू के आज का जो क्लासेस है, आज के जो क्वेश्चन मिलेंगे आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि अभी ये टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग डायरेक्ट यहां नहीं आ सकते। ये टाइप आसान है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये टाइप थोड़ा सा टफ आएगा, तब आपको इसकी अहमियत समझ आएगी, यानी कल की जो क्लास होगी उसमें आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। ठीक है? आज भी आएगी समझ में। देखिए
अब आप देखिएगा कि कैसे सवाल जो है आपको जो दिए गए हैं, सारे सवाल कैसे हैं। सवाल आपका पहला सवाल पढ़िए। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल। देखिए बेहद आसान सा है, ये देखिए यही है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल खरीदा, उसको मिलाया, ये पहले चावल का दाम हो गया, दूसरे चावल का दाम क्या है 70 रुपए किलो। बोलता है 70 रुपए वाले चावल के साथ मिला दिया। बोलता है मिलाने के बाद जो दाम आएगा वो बोलता है 40 रुपया हो गया। ठीक, तो अब बोलता है बताओ दोनों के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए ना, यही वाला टाइप हुआ ना, पहला वाला टाइप। A1 A2 AW दिया हुआ है, N1 N2 पूछ रहा है, तो करेंगे क्या। ये देखिए N1 बराबर ये देखो, ये आपका N2 है और ये N1 है, तो ये बराबर कितना, ये N1 है, ये N2 है, तो ये N1 बराबर क्या है, इस दूरी के है, यही दूरी के बराबर है ना जी N1। यहां पर जो N1 है वो इस दूरी के बराबर है और ये जो N2 है वो इस दूरी के बराबर। ध्यान दीजिएगा, आपको ये सवाल भले ही आता हो लेकिन एक बार प्रैक्टिस इससे करना शुरू करिए। देखिए खास बात मैथ की क्या है, प्रॉब्लम कहां पर आती है कि आपको मैथ अगर थोड़ा आता रहता है ना तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। कहा गया है क्या, कहावत क्या है, सुनो इस बात को, कि आज इस समय 21वीं सदी में बोलता है कि अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता। बोलता है आजकल हर कोई पढ़ लिख सकता है। बोलता है अनपढ़ वो है जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न ना कर सके, वो अनपढ़ है। मतलब अगर आपने कोई चीज गलत सीख लिया है, गलत तरीका सीख लिया है, तो उसको छोड़ करके नई चीज सीख लेना जिसके अंदर कला ना हो, वो अनपढ़ माना जाता है। मुझे पता है कि आपको कुछ तरीके मालूम हैं इसके, लेकिन वो सारे तरीके आपको इम्तिहान में फेल कराएंगे। बेटा ये बात समझ लो, क्यों फेल कराएंगे, क्योंकि आप कलम कॉपी लेके बैठ जाओगे घोंचने। और मैं जो तरीका सिखा रहा हूं ना, कलम कॉपी उठाना नहीं पड़ेगा। और केवल मिश्रण की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं पूरा आपका अरिथमेटिक इसी पर जाऊंगा, पूरा अरिथमेटिक ऐसे स्पिन करेगा इसके चारों तरफ। ठीक, तो आइए समझिएगा इस बात को क्या होने वाला है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, भले ही आपको आ रहा है, जब एक बार आप इसका टोन पकड़ लेंगे तब आपको मजा आएगा पूरा अरिथमेटिक में। तो देखिए N1 बराबर ये दूरी है, ये दूरी माने 70 में से 40 गया 30। N2 बराबर ये दूरी है, 40 में से 30 गया 10। काट दीजिए 10 से, 3:1, यही आंसर हो गया। समझ आई बात। अगला सवाल देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, यह सवाल आपका मिश्रण का था। इसी सवाल को देखिए, इसी सवाल को आपको बदल दे रहा है ट्रेन वाली सवाल में। आप देखिए ना, एक ही कॉन्सेप्ट पे, बस आपको लैंग्वेज का फर्क है और आपको समझ नहीं आता है, तो इसमें आप मिश्रण लगाते हो और दूसरे में 4 समय दूरी लगाते हो, जबकि है दोनों मिश्रण। समझना इस बात को है कि पढ़े मिश्रण, पढ़े एक चीज, एक कॉन्सेप्ट पढ़ें और उस पर सारे सवाल आ जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, ना कि हर सवाल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें। तो देखो, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, कुछ दूरी तय करती है 50 किलोमीटर की रफ्तार से, कुछ दूरी तय करती है 70 किलोमीटर की रफ्तार से। पूरी यात्रा का औसत 55 किलोमीटर हो गया। तो अब बोलता है बताओ दूरी का अनुपात क्या होगा। चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं लगाना है, मिश्रण ही लगाना है, 4 समय दूरी का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। समझ आ रही बात। ये देखिए, ये N1 और ये N2 पूछ रहा है। N1 बराबर ये दूरी के, ये दूरी बराबर 70 में से 55 गया 15 और ये दूरी बराबर N2 बराबर ये दूरी 55 में से 50 गया 5, 3:1, 5 से भाग कर देंगे 3:1 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक सेठ, अब देखो ब्याज का सवाल इसी पे आ गया। अब मिश्रण का सवाल, कॉन्सेप्ट तराजू है, कॉन्सेप्ट तराजू का है। आपने मिश्रण लगाया था पहला, कॉन्सेप्ट तराजू पर आपने ट्रेन का सवाल लगाया था दूसरा, और कॉन्सेप्ट तराजू पर ही तीसरा सवाल। एक सेठ अपना कुछ धनराशि 20% के वार्षिक पर ब्याज दर पर उधार देता है। कुछ कितने पे देता है? 20% पे, और कुछ देता है 40% पे उधार देता है। कुछ 20% में देता है, कुछ 40% पे उधार देता है। ये देखो ब्याज का सवाल है, और हल किस पे होगा? तराजू से हल होगा। दोनों बोलता है, लेकिन पूरा जो पैसा उसका है, पूरे पैसे पर उसे जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो 25% का प्राप्त होता है। तो बोलता है कि बताओ किस अनुपात में इसकी मात्रा और इसकी मात्रा थी, यानी कि किस अनुपात में, किस रेशियो में इसको और इसको जो है वो बांटा था। तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। n1 बराबर ये दूरी, n2 बराबर ये दूरी। 40 में से 25 गया 15, और 25 में से 20 गया 5, घटा भाग कर दो, 3:1। क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया हो। समझ आ रहा है? चलें आगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पढ़ा था आपने तराजू, शुरुआत किया था मिश्रण, पढ़ा था आपने तराजू, और क्वेश्चन चौथा आता है औसत का। बोलता है एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 है। औसत कितना है? 70 है। दूसरे कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 90 है। बोलता है दोनों को जब मिलाया जाता है, दोनों कक्षा के विद्यार्थियों को आपस में मिला दिया जाता है तो औसत 75 हो जाता है। तो बोलता है बताओ दोनों कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या था? तो देखिए ना, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, अनुपात हो गया n1 n2 का। n1 बराबर ये दूरी, n2 बराबर ये दूरी। 90 में से 75 गया 15, और 75 में से 70 गया 5, यानी 5, ये 5 से भाग कर देंगे, 3:1। ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का उत्तर आपका 3:1 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलें आगे। अगर आपने ये चारों क्वेश्चन पढ़े तो ये चारों क्वेश्चन इसके थे, और इसी चारों क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, एक बिंदु का बदलाव है, और फिर 4 और क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो क्या बदलाव है। पहला सवाल क्या था? 30 किलो चावल, 30 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल 70 रुपए वाले चावल के साथ मिलाया गया था। पहला जो सवाल दिया गया था, पहले सवाल में ये 30 और ये 70 दिया हुआ था और मिलाया गया था, तो जो दाम आया था वो 40 आया था। ये पहला सवाल आपका है। और जो पांचवा सवाल आपका है, देखिए पांचवा सवाल क्या है। पांचवें सवाल में यही चीज दिया हुआ है, एक और चीज दे दिया इसमें। क्या दे दिया? n1 दे दिया। बोला कि ये जो 30 किलो खरीदे हो इसकी मात्रा 45 किलो है। इस सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है? 45 किलोग्राम चावल 30 रुपए की दर से खरीदा जाता है। ये जो 30 किलो खरीदा, ये जो 30 रुपए की दर से खरीदा गया, ये कै किलो खरीदा गया था? ये 45 किलोग्राम खरीदा गया था। और ये पूछ रहा है अब कि ये कितना किलोग्राम होगा। ये देखो ये वाला सवाल। A1 दिया है, A2 दिया है, AW दिया है,
n1 दिया है, n2 निकालना है। समझे बात? और देखिए पिछले सवाल में खाली अंतर इतना आया है, अब लगेगा कैसे? बहुत आसान। ये देखो, ये n1 ये n2, ये दूरी बराबर इसके, ये दूरी बराबर इसके। n1 बराबर 70 में से 40 गया 30, n2 बराबर 40 में से 10 गया, 40 में से 30 गया 10। अनुपात आ गया 3:1। यानी अगर n1 3 है तो n2 1 होगा। अनुपात आपको पढ़ाया है सर ने, ध्यान दीजिएगा। n1 3 है तो n2 1 होगा। इसी हिसाब से अगर n1 45 हो तो n2 कितना होगा? नहीं समझे बात? अरे मान लो कि अगर आप 3 समोसा खाते हो तो मैं 1 समोसा खाता हूं, है ना? समोसा का नाम सुनते मुंह में पानी आ गया है, लेकिन लॉकडाउन है, मिलने वाला नहीं है। अगर आप 6 समोसा खाओगे तो मैं 2 समोसा खाऊंगा। अगर आप 9 खाओगे तो मैं 3 खाऊंगा। अगर आप 45 खाओगे तो मैं 15 खाऊंगा। समझ आई बात? ऐसे ही निकालना है। तो ये कितना था? ये 45। तो 45 में 3 से भाग कर दिया, कितना आया? 15 है। जितना आया उसका गुणा इसमें कर दो, यही आंसर है। तो कितना आ गया? 15। पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन में बस इतना अंतर है। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में भी इतना अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 और 2 में अंतर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा था कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से और 70 किलोमीटर की रफ्तार से दूरी तय करती है तो औसत चाल 55 किलोमीटर आता है। यह क्वेश्चन नंबर 2 था। n1 और n2 निकालना था क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, वो क्या है? वहां पर n1 दे दिया है और n2 पूछता है, बोलता है n1 जो है वो कितना है? 150 किलोमीटर। बोलता है कि 150 किलोमीटर की यात्रा 50 की स्पीड से करा, बाकी यात्रा 70 की स्पीड से चला, पूरी यात्रा 55 किलोमीटर की स्पीड हो गई। तो बताओ 70 की स्पीड से कितना चला? यानी n2 का जो है निकालना है आपको। तो देखिए सेम कहानी जो आपने क्वेश्चन 2 में किया था, 70 में से 55 गया, यहां पर आपका आया 15, यहां पे आपका आया 5, भाग किया 3:1। अब अगर ये 3 किलोमीटर चलता है तो ये 1 किलोमीटर चलता है। ये 300 किलोमीटर चलेगा तो ये 100 किलोमीटर चलेगा। ये 150 किलोमीटर चलेगा तो ये 50 किलोमीटर चलेगा। कैसे निकलेगा? जितना दूरी दी हुई है उसमें इससे भाग कर दो, 3 से भाग कर दिया, जितना आया 50 आया, उसको इसमें गुणा कर दो, कितना आ गया? 50। यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात? ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, जो 2 से केवल 1 कदम आगे है। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो शुरू के 3 टाइप के सवाल हैं, ये बेहद आसान होते हैं। ये किसी भी तरीके से आप लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आ जाता है। आपको वज्र गुणन मेथड पढ़ाया जाता है जो एकदम बकवास है। कैसे बकवास है? अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा ना, अगला टॉपिक का मतलब जब क्वेश्चन आपको ये वाले मिलेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि वज्र गुणन जो टॉपिक है, जो वज्र गुणन तरीके से आपको किताबों में पढ़ाया गया है या लोग पढ़ाते हैं, एकदम बकवास मेथड है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे सारे सवाल आप लगा लेंगे। 6वां हो गया। 7वां सवाल अब समझाऊंगा नहीं, मैं फटाफट लगा रहा हूं। 7वां देखिए, 7वें में बोलता है 20% और 40% और 25% का पूरा पाता है।
कुछ पैसा 20% के ब्याज पे देता है, कुछ पैसा 40% पे देता है, पूरा उसे 25% मिलता है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें बोलता है कि जो 20% दिया है वो कितने के बराबर है, 90,000 के बराबर है। ठीक, तो जब इसको घटाएंगे तो 3:1 आएगा, तो 3 बराबर 90,000 तो 1 बराबर 30,000 के आएगा। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एकदम जो है, अंतर केवल इतना है कि 4 में ऐसा पूछा था और 8 में ऐसा पूछा हुआ है। 4 में क्या था कि 4 में था जो है कि कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 है और कुछ का 90 है, दोनों को मिला देने पर 75 हो जाता है। यह क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, चौथा। और 8वां क्या है, बोलता है कि ये जो 70 औसत प्राप्तांक है ये कितने विद्यार्थियों का है, बोलता है 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 है, तो 90 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, मतलब कि जो 90 पाए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए यहां से निकाल लेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 1, तो 3 बराबर 120 के, तो 1 बराबर 40 के। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अब अगला केवल मैं आपका 5 मिनट और लूंगा, बस उस 5 मिनट में कलम कॉपी आप रख दीजिए, कलम कॉपी रखिए, और मैं बिना कलम कॉपी के आपका प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। देखते हैं आपको उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू करें। क्वेश्चन मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं, उत्तर आपको देना है ना, तुरंत देना है, मतलब अपने आप को देना है, हमको कहां दे पाएंगे, है ना। कमेंट भी कोई मतलब नहीं है, बस आप देखो आप उत्तर दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। ये देखो, एक व्यापारी अपना कुछ पैसा 40% ब्याज दर पर देता है और कुछ पैसा 50% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। अंत में, साल भर के अंत में उसे कुल पैसे पर 44% का ब्याज दर प्राप्त होता है। तो बताइए पहले और दूसरे के बीच अनुपात कितना है। आ गया उत्तर, 50 में से 44 गया 6, 44 में से 40 गया 6:4 या 3:2। अगला सवाल, कलम कॉपी नहीं उठाना है, कलम कॉपी नहीं उठाना है। एक बस कुछ यात्रा 30 किलोमीटर की रफ्तार से करती है तथा कुछ यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। पूरी दूरी का औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो बताइए दोनों द्वारा चली गई दूरी के बीच अनुपात क्या है। 10:10, 1:1 आ गया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात आप? मुंह जबानी हो रहा है। तो ऐसे ही अभी आपको जो लोग पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिनको पहले से मैथ में ये सब सवाल आते हैं, उनके लिए आसान लगा होगा, नो डाउट। लेकिन ध्यान देंगे, अगर ये चीज जो मैंने आज पढ़ाया है इसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो जो कठिन वाली चीजें हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी और ना कभी आप पूरे अरिथमेटिक को नचा पाओगे। तो ये बेस पता होना बहुत जरूरी है। अब अगली जो आपको आज का शाम का क्विज होगा उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो यहां से क्वेश्चन मिलेंगे और तब आप देखेंगे कि कैसे इस तराजू विधि का महत्व कैसे बढ़ जाता है, कैसे बिना कैलकुलेशन किए हुए एक से एक, मतलब बड़े बड़े प्रश्न, बड़े बड़ी गिनती, बड़े बड़े अंक दिए रहेंगे, जिसका गुणा करने में अगर आपको सामान्य तरीके से लगाएंगे तो 10 मिनट लगेगा। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो और अगर आपको लगा हो कि ये जो पढ़ाया गया है इस तरह का कहीं पर पूरे चैनल पर कहीं ऐसा वीडियो नहीं है, और अगर आपको लगता हो कि आपके पीछे मेहनत किया जा रहा है ईमानदारी से, मैं बताऊं आपको एक वीडियो बनाने में आधे घंटे का 2 से ढाई घंटा का समय लगता है
और सोचिए कि आपके लिए अभी वर्तमान समय में 2:30 बज रहा है, 2:25 हो रहा है रात के, और आपके लिए मेहनत किया जा रहा है कि आप सफल हो सके। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत का जो फल है वो हमें मिलेगा। हमारी मेहनत का फल का मतलब समझ लीजिए जरा। हमारे लिए सफलता क्या है? आपका सिलेक्शन हमारी सफलता है। चैनल बहुत ग्रो कर जाए वो मेरी सफलता नहीं है। हमें करोड़ लोग जानने लगे वो मेरी सफलता नहीं है। मेरी सफलता है आपका सिलेक्शन। एक बात समझिए, एक शिक्षक का पहचान, उसका गुरूर, उसका विद्यार्थी होता है। आप हमारे गुरूर हैं, आप हमारी पहचान हैं। मेरी मेहनत का जो पहचान है वो आप हैं। अगर आप सीख लिए इन चीजों को, आप मार्केट में जहां जाएंगे मेरी पहचान होगी, मैं सफल माना जाऊंगा। अगर ध्यान देंगे मेरी बात, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य ना होते ना तो आचार्य चाणक्य को कोई नहीं जानता, और अगर पांडव ना होते तो गुरु द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। नो डाउट मेरा रोल अलग है, पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी पहचान, मेरी सफलता, मेरा गुरूर, मेरा सब कुछ आप लोग हैं। आपकी सफलता मेरी सफलता है। आपकी नौकरी ही, आपका लक्ष्य प्राप्ति ही मेरी सफलता है। आपको लगता है अगर कि मैंने एक भी कदम अगर आपके लिए आगे बढ़ करके मेहनत किया है तो इसको इतना फैलाएं कि अधिक से अधिक लोग पढ़ करके सफल हों। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है मैथ, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक बार इन हो गए, एक बार बेस समझ लिया, व्यवहारिक, देखो गणित व्यवहारिक पूछ रहा है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनाना है हमको। यहां पर एग्जाम में व्यवहारिक गणित पूछता है। आज मैंने तराजू जो आप व्यवहार में इस्तेमाल करते हो उस पर मैंने शुरू किया है। व्यवहारिक गणित पढ़ करके आप इम्तिहान क्वालिफाई कर सकते हो और बड़ा मजा आता है। एक बार जब आप इन हो जाओगे, एक बार समझने लगोगे, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ध्यान देंगे, मैंने जो शुरू किया हुआ है सीरीज ये डिस्कशन का, ये चलेगा। अमित सर जो आपको पढ़ा रहे हैं मैथ, वो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अमित सर आपको पूरा बेस पढ़ा देते हैं। वो बेस जो कि मुझे पता है, एज एन इंजीनियर मैं जानता हूं कि वो बेस आपको बहुत कम जगहों पर मिलेंगे। उस तरह से क्लियर करने वाले लोग बहुत ही गजब तरीके से सर एक्सप्लेन करते हैं। तो उस क्लासों को नहीं मिस करना है। वो क्लास आप करते रहेंगे, उससे आपका बेस एकदम क्लियर होगा। जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आप किसी टापू पे चढ़ नहीं सकते हैं। जिस मंजिल का, जिस इमारत का बेस कमजोर होगा वो कभी मजबूत नहीं हो सकती। तो सर आपको बेस भी समझाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराते हैं। मेरा काम क्या होगा, मैं आपको बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल के एकदम नई नई चीजें हर टॉपिक पे, जो क्वेश्चन नए एकदम होंगे, जो एकदम ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। चूंकि ये बेस है, बेस जानना आवश्यक था, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट का बेस जानना आवश्यक था। अब कल से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कल अभी आज जो क्विज होगा उसमें जो क्वेश्चन मिलेगा, आप देखना ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके इम्तिहान में आएंगे। और कोई भी इम्तिहान देने जाओगे सब में फंसेंगे। चाहे लेखपाल का देने जाओ, चाहे एसआई का देने जाओ, चाहे पुलिस का देने जाओ, और चाहे सीसेट का पेपर देने जाओ, आईएएस या पीसीएस का, सब में फंसेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर लगता है कि आपके लिए मेहनत हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको फैलाइए जहां से हो सके, ज्यादा से ज्यादा। अगर हो सके तो इस वीडियो का भी एक जो लिंक होता है उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू।